फोर ऑप्शन है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ द यॉल्क सैक हैपेंस। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा क्या जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ द यॉल्क सैक हैपेंस। क्या जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ द यॉल्क सैक हैपेंस। आपको पता होगा कि यॉल्क सैक जो है जब हमारा एम्ब्रियो यहाँ पर इम्प्लांट होता है तो उसको न्यूट्रिएंट्स देने का, नरिशमेंट देने का काम करता है, जिसकी सेल बाद में अम्लाइकल कार्ड, ब्लड वेसल्स एंड जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसको बनाने का काम करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, सेकेंड वीक ऑफ जेस्टेशनल एज में जो ट्रू यहाँ पर हमें लाइन देखने को मिलती है क्या है दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ द यॉल्क सैक हैपेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखे हैं, ए न्यू बॉर्न बेबी इज रिफर टू एज नियोनेट अंटिल ही सी रीचेज द एज ऑफ वीक्स। तो पूछ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर जो न्यू बॉर्न एक बेबी है उसको हम नियोनेट कब बोलेंगे, जब मतलब कि किस एज में, कितने वीक में हो जाएगा बेबी, तो उसको हम नियोनेट बोलेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है 6, यहाँ पर सेकंड है 8, थर्ड है 4 एंड लास्ट है 4 में 10। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो नियोनेट है, जिसको हम नियोनेट बोलते हैं, अगर 4 वीक का हो गया है बेबी तो उसको हम क्या बोलेंगे, नियोनेट। क्या बोलेंगे, नियोनेट। अगर बेबी 4 वीक का हो गया है, मतलब 1 मंथ का हो गया है, तो उसको नियोनेट बोलेंगे। अगर बेबी बर्थ के 7 डेज तक ही, मतलब 7 डेज की जो एज होती है उसको हम अर्ली नियोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ली नियोनेट। और जो 1 मंथ का बेबी होता है या फिर 4 वीक का बेबी होता है उसको हम नियोनेट बोलते हैं। और यहाँ पर 28 डेज से लेकर आपका 1 ईयर तक जो बेबी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में इनसे कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ए परप्यूरियम इज डिफाइंड एज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द फर्स्ट वीक्स पोस्टपार्टम। तो दोस्तों यहाँ पर जो पूछ रहे हैं आपका परप्यूरियम का पूछ रहे हैं कि परप्यूरियम की जो यहाँ पर पीरियड होती है वो कब होती है दोस्तों। तो यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है 8, सेकेंड दे रखा है 2 एंड थर्ड दे रखा है 10 एंड 4 दे रखा है 6। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो परप्यूरियम की यहाँ पर हमें देखने को मिलती है पीरियड, परप्यूरियम का कितना देखने को मिलता है, 6 वीक देखने को मिलता है। कितना, 6 वीक। तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, 6। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर प्ले ए क्रिटिकल रोल इन फॉर्मेशन ऑफ ओवरीज। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछ रखा है, आपसे पूछ रखा है कि ओवरी को, यहाँ पर ओवरी के फॉर्मेशन में किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है इंडोथेलियल सेल, सेकेंड है नर्व सेल, थर्ड है स्टेम सेल एंड 4 है जर्म सेल। तो दोस्तों आप जैसा कि आपको पता है कि जो यहाँ पर ओवरी होता है, ओवरी के फॉर्मेशन में जो जिसका रोल होता है, किसका होता है, जर्म सेल का होता है। किसका होता है, जर्म सेल, जो कि एक प्राइमरी सेल होती हैं। यही आगे चल के जो आपका प्राइमरी सेल होती हैं प्रीमोर्डियल में, उसके बाद आपका प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल एंड देन जो आपका लास्ट में मैच्योर फॉलिकल के बाद ग्रेफियन फॉलिकल, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम एंड एल्बिकेंस में लास्ट में चेंज हो जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ओवरी के फॉर्मेशन की बात करें तो जो जर्म सेल होती हैं उनसे ओवरी का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रीजम्पटिव साइन आर सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे जो पूछ रखे हैं प्रेगनेंसी के साइन से पूछ रखे हैं, जिसमें प्रीजम्पटिव साइन के क्वेश्चन पूछ रखे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीजम्पटिव साइन, जो प्रेगनेंसी के साइन होते हैं इनसे हर बार यहाँ पर क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है, जो कि 3 साइन होती हैं, प्रीजम्पटिव साइन, पॉसिबल साइन एंड यहाँ पर जो आपका एक और साइन होता है आपका ट्रू साइन होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, सेकंड देखा है लो बैक एक, थर्ड दे रखा है एलिवेटेड मूड एंड फोर्थ दे रखा है रेस्टलेसनेस। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है जो प्रेगनेंसी साइन होती है 3 टाइप की होती है, प्रीजम्पटिव, पॉसिबल एंड यहाँ पर जो पॉजिटिव साइन होती हैं। तो दोस्तों प्रीजम्पटिव साइन मतलब होता है जो जिसको हम प्रीज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रीज्यूम साइन है, प्रीजम्पटिव साइन है, क्या जाएगा ऑप्शन में, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी प्रीजम्पटिव साइन में आती है।
तो दोस्तों तीनों साइन जो होते हैं आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि तीनों साइन में क्या क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन हाई लेवल टू प्रिपेयर द इंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन जस्ट आफ्टर ओवुलेशन बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है कि किस हार्मोन का यहाँ पर हाई लेवल हमें देखने में मिलता है जो कि इंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है इम्प्लांटेशन के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर आंसर में आपका फर्स्ट ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, सेकेंड है प्रोस्टाग्लैंडिन, थर्ड है प्रोलैक्टिन एंड फोर है एस्ट्रोजन। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर आफ्टर ओवुलेशन जो यहाँ पर हार्मोन इंडोमेट्रियम को ठीक करने का काम करती है, प्रिपेयर करने का काम करती है इंडोमेट्रियम का, क्या कौन सा हार्मोन है आपका? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है। कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन पर्पज ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड स्कैन। पर्पस नहीं हमें देखने को मिलता है दोस्तों। फर्स्ट है टू एस्टिमेट जेस्टेशनल एज, सेकेंड है टू कंफर्म मस्कुलर एक्टिविटी, थर्ड है टू इवेल्युएट वेजाइनल ब्लीडिंग एंड फोर है टू इवेल्युएट पेल्विक पेन। तो दोस्तों बात करें राइट आंसर की तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन दे रखे हैं टू कंफर्म मस्कुलर एक्टिविटी। मतलब कि जो यहाँ पर ट्राइमेस्टर हम ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर अगर हम अल्ट्रासाउंड यूएसजी स्कैन करते हैं तो हमें यहाँ पर जो मस्कुलर एक्टिविटी है वो कंफर्म नहीं होती। बाकी यहाँ पर तीनों चीज़ें जो ऑप्शन में है वो चीज़ें हमें कंफर्म होती हैं, जैसे कि टू एस्टिमेट जेस्टेशनल एज, टू इवेल्युएट वेजाइनल ब्लीडिंग एंड टू इवेल्युएट पेल्विक पेन। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू ए ट्रीटाइज ऑन लेबर बाय द क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन सच एज। यहाँ पर मतलब कि क्वेश्चन में जो ये लाइन आपसे दी गई है कि अकॉर्डिंग टू ट्रीटाइज ऑन लेबर, मतलब कि 1978 में कौन से यहाँ पर साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लाइन दे रखी थी कि जो द क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि जो कैरेक्टरिस्टिक होती है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की, फ्रीक्वेंसी की, स्ट्रेंथ की एंड लेंथ की, तो वो यहाँ पर लेबर को कैसे इंडिकेट करता है उसके प्रोग्रेशन में। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका फ्रैंकोइस ओलिवेनेस एंड सेकेंड है इमैनुअल फ्राइडमैन, थर्ड है लिसा मैस्टरसन एंड फोर है नावल एम नॉर। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो इमैनुअल फ्राइडमैन जाएगा आपका ऑप्शन, जो कि इन्होंने ऐसी जो स्टेटमेंट दी थी 1978 में। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड इज राइट। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें कि ओबीजी से टोटल 8 क्वेश्चन यहाँ पर हमें देखने को मिले थे दोस्तों। 8 क्वेश्चन ही मिले थे ओबीजी से। यहाँ पर जो भी सिलेबस दे रखा था सारे सिलेबस से 8 क्वेश्चन यहाँ पर हमें देखने को मिले थे एग्जाम में। तो यहाँ पर आपका ओबीजी का यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग CHN, जो कि मेन यहाँ पर CHO का टॉपिक होता है दोस्तों। तो उसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखा है कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होते हैं उनका यहाँ पर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक हमें क्या देखने को मिलता है। फर्स्ट है गुड जजमेंट, सेकेंड है इमोशनल, थर्ड है इम्पल्सिवनेस एंड फोर है एंजाइटी। दोस्तों यहाँ पर जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती हैं उनके अंदर गुड जजमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुड जजमेंट होना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG आर ए सेट ऑफ ग्लोबल गोल्स अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन इन 2015 दैट फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्लोबल डेवलपमेंट गोल। तो दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रखे हैं कि जो यहाँ पर SDG होता है, मतलब SDG मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है। तो यहाँ पर पूछ रखे हैं कि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशनल इन 2015 में यहाँ पर फोकस किया गया है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में। तो यहाँ पर आपसे पूछ रखे हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट नहीं होगा ग्लोबल डेवलपमेंट गोल में। तो फर्स्ट ऑप्शन है
इकोनॉमिक गोल, सेकेंड है सोशल गोल, थर्ड है इन्वायरमेंटल गोल एंड फोर है पॉलिटिकल गोल। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू एसडीजी डेवलपमेंट गोल्स की बात करें हम तो यहाँ पर हमारा जो पॉलिटिकल गोल होगा ये इसमें नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट गोल में पॉलिटिकल गोल यहाँ पर नहीं आता है दोस्तों। उसके लिए यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं जैसे कि आपका इकोनॉमिकल गोल होता है, सोशल गोल होता है, एनवायरनमेंट गोल, ऐसे फैक्टर्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर पूछ रखा है कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन 4 इज राइट, पॉलिटिकल गोल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कंबाइंड नर्सिंग एंड पब्लिक। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रखे हैं कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता है उसमें नर्सिंग एंड एक चीज़ और, मतलब जो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं कौन सा यहाँ पर होगा, मतलब कि नर्सिंग और उसके साथ क्या कंबाइन होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि नर्सिंग के साथ हम कम्युनिटी में यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं कम्युनिटी की, तो वहाँ पर आपका पब्लिक हेल्थ देखा जाता है। क्या देखा जाता है? पब्लिक का हेल्थ। तो यहाँ पर नर्सिंग एंड पब्लिक हेल्थ ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। यहाँ पर आपसे अभी तक उसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कम्युनिटी हेल्थ नर्स की कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहे थे, अब यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का कैरेक्टरिस्टिक पूछ रखे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है इट कंबाइंस पब्लिक बिहेवियर विद नर्सिंग, इट इज़ ए फील्ड ऑफ पब्लिक बिहेवियर, इट इम्फेसिस हेल्थ एंड इट डील्स विद पॉल्यूशन लाइक नॉइज एंड रेडिएशन। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो जाएगा क्या जाएगा? इट इम्फेसिस हेल्थ, मतलब जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होती है किस लिए होती है कि कम्युनिटी के हेल्थ के लिए इम्फेसिस होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज टू। यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की प्राइमरी फंक्शन को पूछ रहे हैं। फर्स्ट है अरेंज फॉर बेटर फैसिलिटेट द न्यू बॉर्न बेबीज, जनरेट अवेयरनेस अमॉन्ग द पब्लिक, थर्ड है प्रिवेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स फ्रॉम अक्यूरिंग एंड फोर है अरेंज फॉर मेडिकल फैसिलिटी। तो दोस्तों जहाँ भी कम्युनिटी की बात होती है तो हम वहाँ पर कम्युनिटी की हेल्थ को देखते हैं दोस्तों, कि हमको कम्युनिटी की हेल्थ को कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे प्रमोट करना है और कैसे क्योर करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा, प्राइमरी फंक्शन पूछ रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, तो जो दोस्तों यहाँ पर रहेगा प्रिवेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स फ्रॉम अक्यूरिंग इन कम्युनिटी। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ द WHO एज ए 1 जून 2021। तो दोस्तों यहाँ पर आपका WHO के डायरेक्टर जनरल को पूछ रहे हैं, जो कि 1 जून 2021 में यहाँ पर हुए थे दोस्तों। तो फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर हैंस क्ल्यूज, सेकेंड है डॉक्टर टेड्रोस एडोनम्स, और इसके बाद थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, और फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर पूनम छेतरपाल सिंह। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? डॉक्टर टेड्रोस एडोनम। तो दोस्तों ये क्या है? WHO के यहाँ पर डायरेक्टर जनरल हैं। कब से? यहाँ पर 1 जून 2021 से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एज इट इज ए प्रैक्टिस टूडे इज द रिजल्ट ऑफ, यहाँ पर आपको फिल करना है एंड एडाप्टेशन। तो दोस्तों फिर से आपको जो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से, तो दोस्तों यहाँ पर आपको देख सकते हैं आपकी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो टॉपिक था, जो कि यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक होता है CHN का, इससे ही कई क्वेश्चन है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। जो क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, मतलब पीडियाट्रिक से जो 8 क्वेश्चन पूछे गए थे उससे की बात कर लेते हैं। फर्स्ट को जो क्वेश्चन था पूछ रखे थे, व्हिच इज रिलेटेड टू सेल ग्रोथ एंड इंक्रीज रिक्रूटमेंट ऑफ हीट प्रोडक्शन इंक्रीज रैपिडली आफ्टर डिलीवरी एंड इट इज हाई इन द न्यूबॉर्न पीरियड। तो दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछ रखा था कि आफ्टर डिलीवरी अगर बेबी में यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट हमें देखने को मिलता है जो कि सेल ग्रोथ से रिलेटेड होता है। फर्स्ट ऑप्शन है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, सेकेंड है BMR, थर्ड है इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड फोर है न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो बेसल मेटाबॉलिक रेट यहाँ पर BMR जाएगा, जो कि आफ्टर डिलीवरी यहाँ पर जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें हमें ज़्यादा देखने को मिलता है दोस्तों, जो कि सेल ग्रोथ या फिर हीट प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू इरिक इरेक्शन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस वुड 3 to 6 ईयर ओल्ड बी। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू इरिक इरेक्शन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कौन सा स्टेज हमें यहाँ पर
3 to 6 ईयर ओल्ड बेबी में देखने को मिलता है। तो फर्स्ट है सेंसरी, सेकेंड है लोकोमोटर, थर्ड है लेटेंसी एंड फोर है मैस्कुलर। तो ऑप्शन सेकेंड इज राइट जाएगा। यहाँ पर लोकोमोटर जो स्टेज होती है वो हमें 3 to 6 ईयर ओल्ड बेबी में देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द इम्पॉर्टेंट रोल दैट न्यूट्रिशन प्लेज इन द प्रिवेंटिंग बर्थ डिफेक्ट्स इन एविडेंट इन द रिलेशनशिप बिटवीन यहाँ पर और एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि कौन सा न्यूट्रिशन है जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बर्थ डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए। कौन से बर्थ डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एनटीडी जो होता है उसको यहाँ पर प्रिवेंट करने के लिए कौन सा यहाँ पर न्यूट्रिशन मेन रोल प्ले करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन डी, सेकंड है विटामिन ए, थर्ड है विटामिन बी12 एंड फोर्थ है फॉलिक एसिड। तो दोस्तों जो फॉलिक एसिड होता है आपको पता होगा कि फॉलिक एसिड एंड आयरन की कमी से यहाँ पर बेबी हमें एनटीडी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो ऑप्शन 4 इज राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एज स्पेसिफिक मोर्टिलिटी रेट इज एक्सपेक्ट एज। तो यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछ रखा है एज स्पेसिफिक मोर्टिलिटी रेट से पूछ रखा है। तो जब भी एज स्पेसिफिक मोर्टिलिटी रेट से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन होगा एज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ इन ए स्पेसिफिक एज ग्रुप, मतलब कि एक स्पेसिफिक एज ग्रुप में जितनी नंबर ऑफ डेथ हों वो डिवाइड कर देंगे आप टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन दैट एज ग्रुप इनटू 1000 से। तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा था, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देयर एज बीन ट्रांसफॉर्मेशन इन द रोल ऑफ द पीडियाट्रिक नर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंडिकेट वन सच ट्रांसफॉर्मेशन इन द रोल। तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रखा है कि जो पीडियाट्रिक नर्स का ट्रांसफॉर्मेशन में रोल होता है वो क्या होता है। तो ऑप्शन 4 इज यहाँ पर राइट दे रखे थे, इट हैज एक्सटेंडेड टू चाइल्ड सेंटर केयर विद इन द फैमिली सिस्टम। तो दोस्तों यहाँ पर जो पीडियाट्रिक नर्स होती है उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन का रोल होता है वो क्या होता है? इट हैज़ एक्सटेंडेड टू चाइल्ड सेंटर केयर विद इन द फैमिली सिस्टम। तो ऑप्शन 4 इज राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इज बोथ शॉर्ट एंड स्ट्रेट इन यंग चिल्ड्रेन कंपेयर्ड टू द ओल्डर चिल्ड्रेन आर एडल्ट। दोस्तों यहाँ पर पूछ रखे हैं कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है या कंपोनेंट्स है जो कि यंग चिल्ड्रेन में हमें शॉर्ट एंड स्ट्रेट देखने को मिलता है एज टू कंपेयर एडल्ट। तो दोस्तों एज टू कंपेयर एडल्ट जो बेबी में इश्यूएंट ट्यूब होती है वो हमें शॉर्ट एंड स्ट्रेट देखने को मिलती है। तो ऑप्शन सेकेंड इज राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस कॉन्सेंट एज when two or more person agrees upon the same things in the same sense they are said to consent। तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रखा है आपसे कि कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था 1872 में डिफाइन करता है कि जब दो या दो से अधिक पर्सन का यहाँ पर सेम थिंग में और सेम सेंस में सहमति हो तो यहाँ पर ऐसा जो कॉन्सेंट था कौन से सेक्शन में यहाँ पर लिखा गया था दोस्तों मिलता है हमें देखने को। तो ऑप्शन यहाँ पर थर्ड तो होगा, राइट ऑप्शन जाएगा 13 दोस्तों। तो जो सेक्शन 13 था उसी में हमें ये जो कॉन्सेंट था कि जो दो या दो से अधिक पर्सन होते हैं अगर एक ही चीज़ के लिए एक ही सेंस के लिए यहाँ पर सहमत हों तो यहाँ पर जो ऐसा कॉन्सेंट है हमें सेक्शन 13 में देखने को मिलता है। किसके अकॉर्डिंग? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सपोजर टू कोल्ड क्लाइमेट्स नीड टू प्रिवेंटेड इन एन इन्फेंट टू प्रिजर्व द रिजर्व एप ऑफ। तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रखा है कि जो कोल्ड क्लाइमेट में एक्सपोजर होने से जो इन्फेंट होता है उसको क्या प्रिवेंट करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो यहाँ पर ब्राउन फैट होता है हमारा क्या होता है? ब्राउन फैट होता है वो बेबी को यहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट में एक्सपोजर होने से यहाँ पर प्रिवेंट करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। तो दोस्तों यहाँ पर चाइल्ड नर्सिंग से टोटल 8 क्वेश्चन जो पूछे गए थे मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एमसन से जो क्वेश्चन पूछ रखा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रखा था, ईच आर द सेलुलर कंपोनेंट्स दैट इज ए हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर द स्पेसिफिक सेलुलर एक्टिविटी। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछ रखा है सेल से पूछ रखा है। किससे दोस्तों? सेल से पूछ रखा है। जैसा कि आपको पता है सेल में 3 चीज़ें होती हैं दोस्तों। फर्स्ट होता है आपका सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल,
सेकंड होता है साइटोप्लाज्म, जो कि उसके अंदर जो फ्लूइड यहाँ पर प्लाज्मा हमें देखने को मिलती है। थर्ड, उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। तो दोस्तों जो साइटोप्लाज्म होता है, जो फ्लूइड यहाँ पर प्लाज्मा पाया जाता है, उसमें कुछ ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कुछ ऑर्गेनल्स। कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं? जैसे कि माइटोकांड्रिया हो गया दोस्तों, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, और आपका यहाँ पर बात करते हैं गोल्जी एपार्टस। ऐसे कुछ ऑर्गेनल्स हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों, जो कि स्पेसिफिक इनका एक्टिविटी होता है। सेलुलर कंपोनेंट्स हैं दोस्तों, जो कि इनका क्या होता है, एक स्पेसिफिक सेलुलर एक्टिविटी होती है दोस्तों, और एक हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं सेल में। तो दोस्तों यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका राइट जाएगा। क्या जाएगा? ऑर्गेनल्स। यहाँ पर ऑप्शन जो दे रखे थे, न्यूक्लियस दे रखे हैं, ऑर्गेनल्स दे रखे हैं, प्लाज्मा दे रखे हैं, साइटोप्लाज्म दे रखे हैं। तो जो ऑर्गेनल्स होते हैं, जो अभी मैंने आपको कुछ नाम गिनवाए, जो सेल में ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, वो यहाँ पर सेलुलर एक्टिविटी उनकी स्पेशल होती है दोस्तों, और ये हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं सेल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम्स शुड बी एक्सेस्ड इन ए पेशेंट विथ एट्रियल फाइब्रिलेशन विथ ए हार्ट रेट 150 बीट्स पर मिनट। तो दोस्तों जो क्वेश्चन हमसे पूछ रखे हैं दोस्तों, जो सेकेंड यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन है कि पूछ रखे हैं कि कौन सा साइन सिम्टम हम एक्सेस करते हैं। कोई पेशेंट है, अगर उसमें एट्रियल फिब्रिलेशन है विथ जो उसका हार्ट रेट है 150 बीट्स पर मिनट है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर दे रखे हैं हाइपोटेंशन एंड डिजीनेस, ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पर गलत लगता है दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर हाइपरटेंशन एंड हेडेक हो सकता है दोस्तों, क्योंकि जो आपका आर्टीरियल फिब्रिलेशन के साथ कोई पेशेंट है जिसकी हार्ट रेट 150 बीट्स पर मिनट है, तो पेशेंट हाइपरटेंशन का होगा दोस्तों। तो एक बार आप देख लीजिएगा क्या है। तो मुझे तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा, यहाँ पर इसका जो आंसर दे रखे हैं वो थोड़ा सा गलत लग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर यूज टू डिक्रीज ब्रेन एडिमा एक्सेप्ट। तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रखे हैं कि अगर आपको जो आपका मान लो आपको ब्रेन एडिमा है, उसको आपको डिक्रीज करना है, तो आप कौन सा मेजर यहाँ पर अपनाएंगे एक को छोड़कर। तो दोस्तों फर्स्ट है हाइड्रोकॉर्टिसोन, सेकेंड है मैनिटोल इन्फ्यूजन, थर्ड हाइपर वेंटिलेशन एंड फोर है डेक्स्ट्रोज इन्फ्यूजन। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगर ब्रेन एडिमा है तो आपको जो जो मेजर्स करने हैं, आप हाइड्रोकॉर्टिसोन दे सकते हैं पेशेंट को, मैनिटोल इन्फ्यूज कर सकते हैं। आपको पता होगा कि मैनिटोल यहाँ पर कब इन्फ्यूज की जाती है कि अगर कोई भी यहाँ पर हमें ब्रेन एडिमा हो गई हो इंजरी या फिर एक्सीडेंट की वजह से, तब हम मैनिटोल इन्फ्यूज करते हैं। और यहाँ पर हाइपर वेंटिलेशन जो है उससे भी हम जो ब्रेन एडिमा है उसको डिक्रीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम डेक्स्ट्रोज इन्फ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से जो ब्रेन एडिमा है उसके और ज़्यादा बढ़ने के चांस होते हैं। तो ऑप्शन 4 इज राइट, एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछ रखे हैं दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द गुड सैमरिटन लॉ 13 मार्च 2016 stated that a healthcare professional who aids accident victims when off duty for untoward result related to his her action। क्वेश्चन जो आपसे पूछ रखे हैं कि जो आपका लॉ है अकॉर्डिंग टू गुड समैरिटन लॉ, जो कि 30 मार्च 2016 को पास किया गया था, उसमें अगर कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल है जो कि ऑफ ड्यूटी में है, मतलब कि उसको अपने ड्यूटी के टाइम ना होकर अगर कोई एक्सीडेंट विक्टिम को यहाँ पर एक्सेस करता है, तो दोस्तों जो भी उसका एक्शन होगा विद इन रिजल्ट उस विक्टिम से, जो एक्सीडेंट विक्टिम है दोस्तों, तो अगर कोई एक्शन जो हमें देखने को मिलता है तो वो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन जो है विल नॉट बी लिएबल, और उसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इज द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ सेल। तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रखे हैं कौन से साइंस के ब्रांच में हम स्टडी या सेल की स्टडी करते हैं। तो ऑप्शन 3 इज राइट जाएगा, साइटोलॉजी। आपको पता होगा साइटोलॉजी मीन्स सेल की स्टडी करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द फाइनल फेज ऑफ द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इज। यहाँ पर पूछ रखे हैं कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के लिए फाइनल फेज क्या होती है। फर्स्ट है हीलिंग, सेकेंड है
फाइगोसाइटोसिस, थर्ड है एक्सुडेट फॉर्मेशन एंड फोर है टिश्यू माइक्रोफेजेस। तो दोस्तों यहाँ पर जो फाइनल फेज होती है इन्फ्लामेटरी रिस्पांस की कौन सी होती है दोस्तों? हीलिंग होती है। कौन सी होती है? हीलिंग। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन दैट कैन हैपेंस इन एनी किड्स ऑफ ऑपरेशन। तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रखे हैं कि अगर यहाँ पर जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन होती है किसी ऑपरेशन में हमें, तो इमीडिएट जो एक्शन होता है हमें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है सेलो रेस्पायरेशन, सेकेंड है शॉक, थर्ड है निमोनिया एंड फोर है ब्रोंकाइटिस ड्यू टू इन्फेक्शन। क्वेश्चन में हमें पूछ रखे हैं कि अगर कोई भी टाइप की हम सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में अगर हमें तुरंत कुछ देखने को मिलता है तो क्या हो सकता है दोस्तों? तो शॉक की कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। तो ऑप्शन सेकेंड इज राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स प्रोवाइड्स ए वैरायटी ऑफ इफेक्ट्स सच एज मूड इन्हेंसमेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी, एंटी एमेटिक एक्टिविटी एंड एपेटाइट स्टिमुलेशन। दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं कौन सा ड्रग्स यहाँ पर होता है जो कि मूड इन्हेंसमेंट में काम आता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में काम आता है, एंटी एमेटिक्स एक्टिविटी एंड एपेटाइट स्टिमुलेशन के काम आता है। तो जो दोस्तों यहाँ पर आपका कार्टिकोस्टेरॉइड होते हैं, क्या होते हैं? कार्टिकोस्टेरॉइड जो ड्रग होते हैं आपके जो उनका इफेक्ट होता है मूड इन्हेंसमेंट करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होती है, एंटी एमेटिक्स एक्टिविटी को देखने को मिलता है एंड एपेटाइट स्टिमुलेशन इसके इफेक्ट से देखने को हमें मिलता है। तो ऑप्शन 4 इज राइट। तो दोस्तों यहाँ पर एमएसएन से टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए थे जो हमने आपको बता दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल एंड एनवायरनमेंट हाइजीन से 2 क्वेश्चन यहाँ पर आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है विच बैरियर टू एजुकेट एक्सप्लेन द लैक ऑफ फेथ इन हेल्थ सर्विसेज, डिनाइल ऑफ हेल्थ नीड्स एंड एप्रीहेंशंस अबाउट द सर्विस। तो क्वेश्चन में पूछ रखे हैं कि एजुकेशनल में कौन सा बैरियर यहाँ पर होता है जो कि लैक ऑफ फेथ इन हेल्थ सर्विसेज देखने को मिलता है, डिनाइल ऑफ हेल्थ नीड्स देखने को मिलता है एंड एप्रीहेंशंस अबाउट द सर्विसेज देखने को मिलता है। तो ऑप्शन 3 इज एटीट्यूडनल। तो दोस्तों क्या है? ऑप्शन 3 इज राइट। यहाँ पर एटीट्यूडनल जो बैरियर होता है वो यहाँ पर हमें उसमें जो देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? लैक ऑफ फेथ इन हेल्थ सर्विसेज, डिनाइल ऑफ हेल्थ नीड्स एंड एप्रीहेंशंस अबाउट द सर्विस। तो ऑप्शन 3 इज राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स दैट कॉज हेल्थ एंड हाइजीन इश्यूज इन इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें हेल्थ एंड हाइजीन का जो इशू है इंडिया में हमें क्या देखने को मिलता है? तो फर्स्ट है लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन, सेकेंड है लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, थर्ड है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फोर है इग्नोरेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो दोस्तों यहाँ पर जो लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर होता है, मतलब कि जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है अगर उसकी कमी है तो यहाँ पर हमें जो इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड हाइजीन है इंडिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की चेंजेस इन हेल्थ बिहेवियर एंड एन इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ स्टेटस कैन बी अचीव थ्रू। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि हेल्थ बिहेवियर में चेंजेस करके हम जो पीपल्स का हेल्थ स्टेटस है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों फर्स्ट है द हेल्थ एजुकेशन अप्रोच, सेकेंड है द रेगुलेटरी अप्रोच एंड थर्ड है द सर्विस अप्रोच एंड फोर है द प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? द रेगुलेटरी अप्रोच। तो ऑप्शन सेकेंड इज राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द स्टेप्स फॉर डेवलपिंग ए हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि कौन सा स्टेप है जो कि हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम के डेवलपिंग में या लिया जाता है। फर्स्ट है डिस्कस नॉन ट्रीटेबल डिसीज, सेकेंड है ऑर्गेनाइज ग्रुप विथ कॉमन इंटरेस्टेड, थर्ड है डिस्कस जनरल हेल्थ इंटरेस्टेड एंड फोर है कॉल द ग्रुप एट योर ओन कॉन्वीनियंस। तो ऑप्शन जो सेकेंड होगा राइट होगा, ऑर्गेनाइज ग्रुप विथ कॉमन इंटरेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ एजुकेशन।
तो दोस्तों यहाँ पर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में कौन सा स्टेप यहाँ पर देखने को मिलता है, तो हमें री इन्फोर्समेंट देखने को मिलता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच फॉर इम्पार्टिंग हेल्थ एजुकेशन। दोस्तों जो हेल्थ एजुकेशन होता है उसमें कौन सा अप्रोच हमें देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पर टेक्निकल जो अप्रोच होता है हमें जो इम्पार्टिंग हेल्थ एजुकेशन है उसमें देखने को नहीं मिलता है। बाकी ग्रुप अप्रोच, मैथ्स अप्रोच एंड इंडिविजुअल अप्रोच, ऐसे अप्रोचेज जो होती हैं इम्पार्टिंग हेल्थ एजुकेशन में हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए बिहेवियर चेंज प्रोसेस। दोस्तों बिहेवियर चेंज प्रोसेस इनमें से कौन सा नहीं है पूछ रखे हैं, तो जो लिटरेसी होती है वो बिहेवियर चेंज प्रोसेस में इंक्लूड नहीं होती है। बाकी आपका अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड एटीट्यूड जो होता है बिहेवियर चेंज प्रोसेस होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर कॉन्सेप्ट पूछ रखे हैं यूज टू व्यू हेल्थ एज एंड एब्सेंस ऑफ डिसीज। मतलब ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम यूज करते हैं हेल्थ में, मतलब कि हेल्थ के लिए या फिर डिसीज़ के एब्सेंस के लिए। तो यहाँ पर जो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है क्या है, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है हेल्थ में, उसको हम डिसीज़ के एब्सेंस में देखने को यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो 8 क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था हेल्थ एजुकेशन का दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं हम जो आपका मेंटल हेल्थ, नर्सिंग, साइकेट्रिक से जो टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज द पेशेंट एक्सपीरियंस्ड परसिस्टेंट थ्रू थॉट्स और इम्पल्सेस दैट ही रिकॉग्नाइज एज इरिटेशनल बट कांट कंट्रोल और प्रिवेंट। दोस्तों क्वेश्चन आपका ओसीडी से पूछ रखा है, ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर से, कि पेशेंट में कौन सा ऐसा अगर पेशेंट हमें देखने को मिलता है जिसको परसिस्टेंट थॉट आती है और यहाँ पर जो भी थॉट आ रहे हैं अगर उस पर वो एक्शन कर रहा है बार बार दोस्तों, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो दोस्तों क्या उसको हम बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर बोलते हैं दोस्तों, ओसीडी बोलते हैं। तो ऑप्शन 4 इज राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अमेरिकन साइकेट्रिस्ट की स्थापना किसने की। तो दोस्तों बेंजामिन जो रस थी वो अमेरिकन साइकेट्रिक नर्स थी, कौन, बेंजामिन रस। जो मतलब अमेरिकन साइकेट्रिक की स्थापना की बात करें तो यहाँ पर बेंजामिन रस जो होगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। या जो साइकेट्रिक की हिस्ट्री है से यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है हर एक एग्जाम में दोस्तों। तो यहाँ पर आपको साइकेट्रिक की जो हिस्ट्री है उसको पढ़ के आपको जाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ईच आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिक सिस्टम affected but they each are primarily caused and maintained by psychological and emotional factors rather than organic ones। तो क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछ रखे हैं कि जो आपका यहाँ पर ऑर्गेनिक सिस्टम के बेस पर अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो जिसमें हमें साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल फैक्टर्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो आपका साइको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसमें ही आपका जो साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल फैक्टर्स यहाँ पर जो कि रेदर देन होते हैं ऑर्गेनिक वंस में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉज ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। एबनॉर्मल बिहेवियर के कारण पूछ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा राइट ऑप्शन जाएगा, बायोलॉजिकल फैक्टर जो होता है इससे हमें एबनॉर्मल बिहेवियर देखने को मिलता है। बाकी जो पॉलिटिकल फैक्टर है, केमिकल फैक्टर है, इकोनॉमिकल फैक्टर है, ये इसमें इसके कारण नहीं है एबनॉर्मल बिहेवियर के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा यहाँ पर मेंटल इलनेस के बारे में एक गलत धारणा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मिसकंसेप्शन होते हैं उनसे भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित है, बिल्कुल है। मानसिक रूप से बीमार लोग विचित्र व्यवहार प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद सामान्य लोग असामान्य हो सकते हैं, बिल्कुल। मानसिक स्वास्थ्य का उपचार शरण स्थल असाइलम में नहीं होना चाहिए दोस्तों, तो असाइलम में होना चाहिए, यहाँ पर नहीं दे रखे हैं, मतलब यहाँ पर होना चाहिए, तो ए भी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। तो यहाँ पर पूछ रखे हैं कौन सा नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर मानसिक रूप से बीमार लोग विचित्र व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर सेकेंड होगा दोस्तों राइट, जो कि मिसकॉन्सेप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्यों में यहाँ पर इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स जो है का स्रोत कौन सा है दोस्तों। तो दोस्तों जो इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स होता है दोस्तों
उसको हम क्या बोलते हैं, आईडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आईडी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ने नर्सिंग को एक महत्वपूर्ण चिकित्सीय और पारस्परिक प्रक्रिया के प्रभावित किया है, जिसका उद्देश्य सृजनात्मक, रचनात्मक, उत्पादक, व्यक्तिगत एवं सामुदायिक जीवन की दिशा में रोगी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों जो हिलगर्ट ई पैपली हुए हैं, उन्होंने नर्सिंग को एक महत्वपूर्ण चिकित्सक और पारस्परिक प्रक्रिया के रूप में प्रभावित किया है, जिसका उद्देश्य सृजनात्मक, रचनात्मक, उत्पादक, व्यक्तिगत और सामुदायिक जीवन की दिशा में रोगी को स्वास्थ्य बढ़ावा देना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन आपका जो साइकेट्रिक की हिस्ट्री है उससे पूछ रखा है दोस्तों, तो आपको हिस्ट्री भी अच्छे से पढ़ के जानी है साइकेट्रिक की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की एंजाइटी से संबंधित निम्न से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों एंजाइटी से रिलेटेड यहाँ पर ट्रू लाइन्स पूछ रखे हैं, जो ऑप्शन दे रखे हैं कौन सा है। तो एंजाइटी एकमात्र भावना है जो कि निगेटिविटी होती है दोस्तों, तो ऑप्शन फर्स्ट ही राइट होगा। बाकी सेकेंड की बात करें तो एंजाइटी के कारण व्यक्त किया जा सकता है, एंजाइटी का भय समान है, केवल उच्च स्तर की एंजाइटी होती है। तो ऐसा यहाँ पर नहीं है दोस्तों। राइट ऑप्शन की बात करें जो ट्रू ऑप्शन है तो क्या है, एंजाइटी एकमात्र इमोशंस हैं जो कि नकारात्मक निगेटिव होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन से जो भी क्वेश्चंस आए हैं दोस्तों, तो बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हिच आर द फॉलोइंग इज ए फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फूड। यहाँ पर फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फूड से क्वेश्चन पूछ रखे हैं दोस्तों, कौन सा होता है। तो राइट आंसर हमारा जाएगा रेगुलेट बॉडी फंक्शन, मतलब कि फूड का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है हमारी बॉडी में क्या होता है, रेगुलेट बॉडी फंक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न से कौन सा खनिज मायोग्लोबिन क्रिया के माध्यम से मांसपेशियों के संकुचन को बढ़ावा देने में मदद करता है, जो मांसपेशी कोशिकाओं की तात्कालिक जरूरी के लिए ऑक्सीजन का भंडारण या फिर स्टोरेज करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आयरन होता है और जो वो मतलब ऐसा आपका खनिज मायोग्लोबिन क्रिया के माध्यम से हमारी जो मसल्स हैं उसके कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने में मदद करता है, और जो भी यहाँ पर मसल की सेल की लिए जो भी नीड्स होते हैं ऑक्सीजन का स्टोरेज करने में हेल्प करता है। कौन करता है दोस्तों, आयरन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न से कौन सा मानव शरीर में फाइबर का कार्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो फाइबर्स पाई जाती हैं दोस्तों, सेल फाइबर्स, तो उस पर क्वेश्चन है कि कौन सा उसका कार्य नहीं है। तो फर्स्ट है अनावेशित खाद्य को निकालता है दोस्तों। फाइबर्स जो होते हैं कैंसर जैसी बीमारियों से बचाते हैं बिल्कुल, और जो सैटिस्फैक्टरी वैल्यू प्रदान करते हैं। तो कौन सा यहाँ पर नहीं है इसका कार्य, तो यहाँ पर नॉर्मली जो बॉडी पर रैसेस उत्पन्न होते हैं वो फाइबर का काम नहीं है। तो उसके बाद जो रैसेस हैं यहाँ पर किसी एलर्जी कंडीशन से यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं, न कि जो आपके फाइबर होते हैं बॉडी में उसकी वजह से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भोजन द्वारा किए जाने वाले कार्य ऊर्जा प्रदान करना, शरीर निर्माण करना सुरक्षात्मक एवं नियामक प्रक्रियाएँ हैं। तो जो शारीरिक क्रियात्मक है मतलब बॉडी जो फिजियोलॉजी है दोस्तों, तो उसी के द्वारा जो भी कार्य होते हैं, एनर्जी होती हैं, बॉडी बिल्डिंग का काम होता है, प्रिवेंशन का काम होता है, सारे काम यहाँ पर होते हैं किसके द्वारा, शारीरिक क्रियात्मक के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एमिनो एसिड। यहाँ पर एसेंशियल एमिनो एसिड्स पूछ रखे हैं, कौन सा यहाँ पर होता है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं अमीनो एसिड, तो कई बार यहाँ पर एमिनो एसिड से क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। तो जो आपका ल्यूसीन होता है एसेंशियल एमिनो एसिड होता है। क्या होता है, एसेंशियल एमिनो एसिड होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज द मेन स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल। तो दोस्तों जो ग्लाइकोजन होता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर होता है किसमें, एनिमल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जीरोप्थैल्मिया क्या है। जीरोप्थैल्मिया मतलब होता है ड्राइनेस ऑफ कंजक्टाइवा। क्या होती है, ड्राइनेस ऑफ कंजक्टाइवा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ फैट इन द ह्यूमन बॉडी। फैट की फंक्शन पूछ रखे हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है जो फैट होता है हमारी बॉडी में।
तो यहाँ पर टोटल 8 क्वेश्चन जो पूछ रखे थे न्यूट्रिशन से आप देख लिए हैं यहाँ पर। उसके बाद फर्स्ट एड से जो क्वेश्चन पूछ रखे हैं उसको हम आपको बता देते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट एड प्रोवाइडर। जो फर्स्ट एड प्रोवाइडर होता है उसका इंपॉर्टेंट जो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक है कौन सा है दोस्तों, तो हैज पेशेंस है। क्या है, जो फर्स्ट एड प्रोवाइडर होता है उसकी फर्स्ट इंपॉर्टेंस या फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, पेशेंस रखना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न से कौन सा प्राइमरी शॉक का संकेत है। दोस्तों प्राइमरी शॉक पूछ रखे हैं, तो जो हमारा फेस है या फिर जो हमारे लिप्स हैं अगर उनमें हमें येलोइश देखने को मिलता है तो वो प्राइमरी शॉक का यहाँ पर साइन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पर्पज ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का पर्पज पूछ रखे हैं, क्या होता है दोस्तों, तो जो फर्स्ट एड है उसका मतलब होता है प्रमोट रिकवरी, मतलब किसी पेशेंट में रिकवरी को प्रमोट करना क्या कहलाता है, फर्स्ट पर्पज ऑफ फर्स्ट एड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखे हैं, फ्रैक्चर में त्वचा फट जाती है, रक्त ऊतकों में रिस जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ रखे हैं कौन से फ्रैक्चर में जो स्किन है वो यहाँ पर रप्चर हो जाती है और जो यहाँ पर ब्लड है वो टिश्यू में यहाँ पर चला जाता है। तो यहाँ पर क्लोज जो फ्रैक्चर है उसमें आपकी जो स्किन है वो फट जाती है और ब्लड यहाँ पर टिश्यू में चले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फ्रैक्चर से भी आपसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में और हर बार पूछा जाता है। फ्रैक्चर के जो टाइप होते हैं उसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आग से होने वाली जलन को क्या कहते हैं। तो आग से जो जलन होती है उसको हम थर्मल बर्न कहते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मल बर्न बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फर्स्ट एड बॉक्स का उपयोग करते समय निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण विचार है। दोस्तों यहाँ पर थर्ड जो ऑप्शन दे रखे हैं, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की सामग्री स्थिति और स्थिति की ज़रूरतों पर निर्भर करती है। मतलब कि जो फर्स्ट एड बॉक्स है तो वो कैसे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा दोस्तों, कि मतलब कि हमें कैसी नीड है और कब नीड है किन सामानों की। तो ऑप्शन 3 इज राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द रूल एंड नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड बाय ए फर्स्ट एड प्रोवाइडर। तो यहाँ पर पूछ रखे हैं क्वेश्चन भी, जो फर्स्ट एड प्रोवाइडर होता है उसके माइंड में यहाँ पर क्या होना चाहिए एक चीज़, तो यहाँ पर कॉल फॉर मेडिकल असिस्टेंट इमीडिएटली। मतलब कि इसको जो फर्स्ट एड प्रोवाइडर होता है उसके माइंड में जो नीड होती है क्या होती है कि कॉल फॉर मेडिकल असिस्टेंट इमीडिएटली। जो मेडिकल असिस्टेंट हैं उनको इमीडिएटली यहाँ पर कॉल करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है, व्हिच आर द फॉलोइंग इज द मेन लीगल एस्पेक्ट टू बी कंसीडर्ड इन फर्स्ट एड। जो मेन लीगल एस्पेक्ट होता है फर्स्ट एड में वो क्या होता है दोस्तों, ड्यूटी ऑफ केयर होती है। क्या होती है, ड्यूटी ऑफ केयर होती है। उसके बाद यहाँ दोस्तों टोटल 8 क्वेश्चन पूछा गया था आपका फर्स्ट एड से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपकी बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछ रखे थे एड, कौन कौन से क्वेश्चन है। फर्स्ट है फेशियल बोन से पूछ रखे हैं, जो कि आपको पता है कि हमारा जो क्रेनियम है उसमें दोस्तों क्रेनियल बोन आपकी 22 होती हैं, जिसमें 14 फेशियल बोन होती हैं और 8 क्रेनियम बोन होती हैं दोस्तों। तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, 14 जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्केलेटन सिस्टम का महत्वपूर्ण काम नहीं है। तो प्रोटीन का समस्थापन यहाँ पर स्केलेटन सिस्टम का कार्य नहीं है और यहाँ पर संचलन में सहायता, रक्त कोशिका उत्पादन एंड पूरे शरीर के लिए सुदृढ़ संरचना, मतलब स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ब्लड सेल फॉर्मेशन एंड यहाँ पर जो भी एक चीज़ें हैं ये इसका स्केलेटन सिस्टम का कार्य है। बट जो प्रोटीन का समस्थापन है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम स्केलेटन सिस्टम का नहीं है। तो नहीं ये पूछ रखे हैं, तो ऑप्शन 2 इज राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा किडनी का काम नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट है रक्त शर्करा स्तर को कम करना, मतलब ब्लड ग्लूकोज को कम करता है किडनी फिल्टर करके ब्लड को, और रक्त का पीएच यहाँ पर बढ़ता है इसकी वजह से। उसके बाद डोपामाइन नामक हार्मोन का उत्पादन यहाँ पर करता है दोस्तों, और यहाँ पर अपशिष्ट और वायु पदार्थों का उत्सर्जन करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं जो
किडनी होता है वो ब्लड ग्लूकोज शुगर को भी कम नहीं करता है, ब्लड के पीएच को भी मेंटेन नहीं करता है, और डोपामाइन नामक हार्मोन का उत्पादन भी किडनी नहीं करता है। यहाँ पर बात कर लेते हैं अपशिष्ट एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको स्कीट आउट करने का काम किसका है दोस्तों? किडनी का होता है। राइट ऑप्शन इज 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच आर द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडाप्टिव इम्यून सिस्टम। एडाप्टिव इम्यून सिस्टम जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर पूछ रखे हैं दोस्तों, तो क्या होगा? लैग टाइम बिटवीन एक्सपोजर एंड मैक्सिमल रिस्पॉन्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ वाइट सेल्स इन द ब्लड व्हेन द इंक्रीज इन द वाइट सेल इन द ब्लड एक्सक्रीड 10,000 क्यूबिक पर mm। तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रखे हैं क्वेश्चन में कि जो हमारी WBC होती है अगर वो इंक्रीज हो जाए दोस्तों, तो यहाँ पर उसको हम क्या बोलते हैं? मतलब 10,000 पर क्यूबिक mm से ज़्यादा अगर हमें देखने को मिलती है जो WBC होती है तो उसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। तो ऑप्शन 4 इज राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आर फाइगोसाइट्स इन टिश्यूज दैट आर इन कॉन्टैक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी डेंड्राइटिक सेल होती हैं वो क्या करती हैं? फाइगोसाइटिस का काम करती हैं दोस्तों एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, टॉन्सिल्स को सीध में रखने वाली जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ठीक नीचे मौजूद जो भी आपके लिम्फेटिक टिश्यूज़ होते हैं के समूह होते हैं। तो दोस्तों जो आपका नोज, माउथ एंड जो आपका गला है दोस्तों, नेक है, इसमें यहाँ पर जो टॉन्सिल्स होते हैं वो जो हमारा नोज है, माउथ है और नेक को है उसके यहाँ पर नीचे यहाँ पर पाया जाता है दोस्तों। तो हमारा 4 ऑप्शन क्या होगा? राइट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था, राइट लंग्स कंटेंस। दोस्तों यहाँ पर जो लंग्स होती हैं 2 होती हैं, आपको पता है, राइट एंड लेफ्ट। जो राइट लंग्स होती हैं उसमें 3 लोग पाए जाते हैं। कितने? 3। एंड जो लेफ्ट लंग्स है उसमें 2 लोग पाए जाते हैं टोटल। तो दोस्तों टोटल 8 क्वेश्चन यहाँ पर एनाटॉमी से पूछ रखा था। तो क्वेश्चन नेक्स्ट बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट से जो क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए थे। विच आर द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग इन ए वार्ड यूनिट। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि फॉलोइंग मतलब नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा नर्सिंग इन ए वार्ड का ऑब्जेक्टिव है, मतलब जो नर्सिंग का वार्ड या यूनिट है उसका ऑब्जेक्टिव कौन सा है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर दे रखे हैं, मैनेजरियल स्किल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो दोस्तों मतलब कि जो नर्सिंग इन वार्ड का ऑब्जेक्टिव होता है क्या होता है? मैनेजरियल स्किल्स एज व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी रिक्वायर्ड होता है मैनेजरियल स्किल्स यहाँ पर की जाती है नर्सिंग वार्ड में। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंसीडर बिफोर प्लानिंग नर्सिंग मैन पावर। तो दोस्तों नर्सिंग मैन पावर प्लानिंग के पहले जो भी कंसीडर किया जाता है कौन सा फैक्टर यहाँ हमें देखने को मिलता है? द नंबर ऑफ बेड्स इन द हॉस्पिटल। तो दोस्तों अगर हम जो भी नर्सिंग मैन पावर को अगर हम बढ़ाने की सोच रहे हैं तो हमें सबसे पहले जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं क्या हैं कि हमारे हॉस्पिटल में बेड्स कितनी हैं उसकी। तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दे रखे थे, द पेशेंट इज फिगर इन हेल्थ केयर। तो दोस्तों जो पेशेंट होता है वो सेंट्रल फिगर होता है इन हेल्थ केयर का। हेल्थ केयर का क्या होता है? सेंट्रल फिगर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखे थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ काउंसलिंग एज्यूम्ड बाय ए काउंसलर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गाइडलिंग। तो पूछ रखे हैं दोस्तों कौन इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है जो कि यहाँ पर काउंसलर द्वारा ड्यूरिंग जो प्रोसेस ऑफ गाइडिंग है दोस्तों काउंसलिंग की काउंसलर के द्वारा क्या एज्यूम यहाँ पर किया जाता है दोस्तों। तो रिलीजियस जो काउंसलिंग है उसको हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं, सॉरी नहीं करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नॉट पूछ रखा था, तो जो रिलीजियस काउंसलिंग है उसको हम एज्यूम नहीं करते हैं। बाकी यहाँ पर इलेक्टिव काउंसलिंग जो है, एक मिनट, और यहाँ पर डायरेक्टिव काउंसलिंग है, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है, इसको हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द मैनेजर ऑफ ए वार्ड नीड्स टू हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्किल। तो जो वार्ड का मैनेजर होता है उसको कौन सा यहाँ पर स्किल उसमें होनी चाहिए। तो जो ह्यूमन स्किल्स है उसमें यहाँ पर जो वार्ड ऑफ मैनेजर होता है उसमें हमें देखने को मिलता है, फिर उसको होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की 1990 में दिल्ली नर्स यूनियन DNU के साथ समझौते में सरकार द्वारा नर्सिंग स्टाफ के लिए एक नर्सिंग स्टाफ निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन भी मुझे कुछ गलत सा लग रहा है, आप देख लेना एक बार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नर्सिंग नॉर्म्स हैव बीन रिकमेंडेड बाय वेरियस कमिटीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज आज हैज़ नॉट मेड एनी रिकमेंडेशन फॉर नर्सिंग नॉर्म। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखे हैं जो कि वेरियस कमेटीज़ हैं दोस्तों, उन्होंने नर्सिंग नॉर्म्स के लिए कुछ रिकमेंडेशन मांग रखी थी, बट कौन सा कमेटी ऐसी है जिन्होंने नर्सिंग नॉर्म्स के लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं की है। तो जो माधव मेनन कमेटी है इसने नर्सिंग नॉर्म्स के लिए कोई भी रिकमेंडेशन अभी तक नहीं की है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी नर्सिंग मैन पावर कमेटी है, हाई पावर कमेटी है, बजाज कमेटी है, इन्होंने नर्सिंग नॉर्म के लिए रिकमेंडेशन मांग रखी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द रिकमेंडेड नर्स टू पेशेंट रेशियो फॉर ए कैजुअलिटी पेशेंट इन द ऑपरेशन थिएटर इज। तो दोस्तों यहाँ पर रिकमेंडेड जो नर्स टू पेशेंट रेशियो है इन ऑपरेशन थिएटर में वो कितनी है दोस्तों। तो ऑप्शन है 1:35। कितना है? 1:35। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट से 8 क्वेश्चन था, मैंने आपको टोटल 8 क्वेश्चन बता दिए हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आया था आपका जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से आया था। किससे? जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से आया था दोस्तों। और यहाँ पर कुछ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी पूछ रखे थे। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रही है, तो यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछ रखे थे हम आपको यहाँ पर एक बार जल्दी जल्दी बता देते हैं दोस्तों। टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट था डोमेन नॉर्म .in की रजिस्ट्री का प्रबंधन किया जाता है, तो NIXI के द्वारा किया जाता है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखे थे, दिए गए विकल्पों में संख्या का चयन कर जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो रीजनिंग का क्वेश्चन था दोस्तों। यहाँ पर नंबर दे के आपसे क्वेश्चन मार्क लगा के 20 से या फिर कहीं से भी पूछ सकते हैं कि नेक्स्ट कौन सा यहाँ पर ऑप्शन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखे थे कि जो एक कपड़े की फैक्ट्री है उसमें 150 कर्मचारियों का औसत वेतन 8,800 है। पुरुष और महिलाओं का औसत वेतन क्रमशः 9,200 है और 8,700 है। कपड़े की फैक्ट्री में पुरुषों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रखा था मैथमेटिक्स से पूछ रखा था, जो कि एवरेज से पूछ रखा है। किससे दोस्तों? एवरेज से क्वेश्चन पूछ रखा है, तो आप देख लेना एक बार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इनमें से किस चक्रवात ने हाल ही में अमेरिका के उत्तर कैरोलिना की अपनी चपेट में लिया था। जो क्वेश्चन से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा चक्रवात है जो हाल ही में अमेरिका के उत्तर कैरोलिना को अपनी चपेट में लिया था। तो ईसाइसिस था। कौन सा? ईसाइसिस चक्रवात था दोस्तों, जो कि ईसाइसिस साइकिल जो आई थी अमेरिका के उत्तर कैरोलिना में। जीके का क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम 7 अभ्यास संख्याओं का औसत 8.285 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पर जो बड़ी संख्या होती है, छोटी संख्या होती है, उससे क्वेश्चन था। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे आपका, जो मैथमेटिक्स से, जीके से, रीजनिंग से एंड कंप्यूटर से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था, यदि AB का अर्थ है एंड AB की बहन है, AB का अर्थ है AB की माता है, AB की अर्थ है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछ रखे हैं यहाँ पर रिलेशन से पूछ रखे हैं। किससे? ब्लड रिलेशन से पूछ रखे हैं। तो जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन हर बार देखने को मिल जाता है दोस्तों, जिसको आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा था, देव एवरेज मार्क ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास इन 55। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन जो आपका पूछ रखा था एवरेज से ये भी क्वेश्चन पूछ रखा था। तो एवरेज से यहाँ पर टोटल 2 क्वेश्चन आए थे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। एवरेज जो टॉपिक है
तो उससे यहाँ पर क्वेश्चन हमें ज़रूर देखने को मिलता है। तो मैथमेटिक्स में आपको एवरेज जो है उसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है दोस्तों। एवरेज हो गया, आपका स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया एंड टाइम हो गया, इन सबसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एंड परसेंटेज से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 4 लेटर क्लस्टर हैव बीन गिवन आउट ऑफ व्हिच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, सिलेक्ट द 1 इज डिफरेंट। तो दोस्तों ये भी आपका रीजनिंग से क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर जो भी वर्ड दे रखे हैं इनमें से एक डिफरेंट होता है, उसी को आपको चूज करना रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को पूछ रखे थे। क्वेश्चन नंबर 9 वह प्लेटफॉर्म जिसके द्वारा नागरिक सरकार के साथ अपनी संपर्क कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं का अभियान कर सकते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन आपसे पूछ रखे हैं जीके का दोस्तों, जो कि G2C प्लेटफॉर्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की गई थी। तो चंडीगढ़ में शुरू की गई थी दोस्तों। कैसी पहली हवाई टैक्सी सेवा यहाँ पर चंडीगढ़ में शुरू की गई थी, जो कि जीके का क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय मूल के इनमें से किस व्यक्ति ने रिचर्ड ब्रैनसन के साथ अंतरिक्ष यात्रा की। तो दोस्तों मतलब कि जो रिचर्ड ब्रैनसन हैं तो भारतीय मूल के कौन से व्यक्ति ने इनके साथ अंतरिक्ष यात्रा की थी। तो सिरसा बंडरा थी। कौन थी? सिरसा बंडरा थी, जो कि भारतीय मूल की व्यक्ति हैं। तो ये भी जीके का क्वेश्चन था दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन 12 था 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 संगत हैं और एक असंगत हैं। इसमें भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखा है, जैसे अभी पहले पूछ रखा था दोस्तों। आपको एक यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो सही नहीं होगा, तो वही आपको चूज करना रहता है, डिफरेंट होगा तीनों ऑप्शन से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है उपयोगकर्ता में प्रोग्राम लिखता है, जो कि कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ रखा है। हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है, यहाँ पर उपयोगकर्ता जो यूजर है वो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है जो कि आपका डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड से पूछ रखा है, जो कि मैथमेटिक का है, आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है HRMN19 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पर जीके का क्वेश्चन है दोस्तों, फल से संबंधित है। ये जो नाम दे रखे हैं HRMN99 किससे है, फल से संबंधित है, फ्रूट से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है इफ़ ए कीसो की जे एनेबल्ड विद फीचर द यूजर कैन वेरीफाई आइडेंटिफाई ए सिंपल स्वाइप ऑफ द फोन एंड कैन मेक पेमेंट बाई टैप एंड पे। बिल्कुल क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्यूटर से पूछ रखे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है बाइनरी संख्या के समतुल्य यहाँ पर डेसिमल नंबर है। तो दोस्तों यहाँ पर डेसिमल नंबर आपसे पूछ रखे हैं, क्या पूछ रखे हैं, डेसिमल नंबर। डेसिमल से भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। आपका डेसिमल हो गया, परसेंटेज हो गया, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस हो गया और आपका एवरेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया। ऐसे जो टॉपिक्स हैं इनसे मैथमेटिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है USSD, USSN एंड USSR आर सम ऑफ द फीचर अंडर द नेशनल इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर मोबाइल गवर्नमेंट ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। ये भी जीके का क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कियारा दक्षिण दिशा की ओर 129 मीटर चलती है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि आपका जो भी दिशा होती है उनसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछी जाती हैं। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है AB का अर्थ है AB का भाई है दोस्तों। AB ब्लड रिलेशन से ही है। तो जो जीके का क्वेश्चन आता है ज़्यादातर आपका सीटिंग अरेंजमेंट से आएगा दोस्तों। आपके जो दे देते हैं डिफरेंट टाइप के वर्ड हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे, एक को आपको चूज करना रहता है। ब्लड रिलेशन है, इसी से आपका क्वेश्चन आपका यहाँ पर रीजनिंग से आता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चंस आए हुए थे 10 सितंबर 2021 में, जो कि सेकेंड शिफ्ट का पेपर था दोस्तों। काफ़ी हार्ड था ये पेपर दोस्तों। तो आप देख सकते हैं सारे यहाँ पर कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे, किस किस सब्जेक्ट से, कौन कौन सा सिलेबस था दोस्तों। तो सेम सिलेबस यहाँ पर UPCHO 5500 वैकेंसी में भी रहने वाला है दोस्तों। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।